विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय मेहसाना की तरफ से मैं ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज हम कक्षा 9 की हिंदी क्षितिज 1 जिसमें पाठ नंबर 1 जिसका नाम है दो बैलों की कथा और जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। विद्यार्थियों आज हम इस पाठ को 3 भागों में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे। विद्यार्थियों पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के लेखक जिनका नाम प्रेमचंद जी है उनका जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है, और एक कायस्थ परिवार में हुआ था। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। उनकी माताजी का नाम आनंदी देवी था और पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही गांव में ही डाक मुंशी थे। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी, उर्दू और फारसी में हुई। सन 1906 में उनका विवाह शिवरानी देवी के साथ में हुआ और उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। सन 1919 में बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। परंतु सन 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा और लोगों को जब इस आंदोलन में जुड़ने के लिए आह्वान किया, तो प्रेमचंद जी भी अपने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे करके इस असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। प्रेमचंद जी मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन भी करते रहे। प्रेमचंद जी का अपना एक खुद का प्रेस भी था जिसका नाम सरस्वती प्रेस था, और उसमें हंस और जागरण नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ करता था। प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं वह समाज को लक्ष्य में रख कर के लिखे हैं, सामाजिक जीवन को लक्ष्य में रख कर लिखे हैं। बिल्कुल वास्तविकता को ध्यान में रख कर के उन्होंने सारे उपन्यास लिखे हैं, इसलिए उनको हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ऐसे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी लंबी बीमारी के पश्चात 8 अक्टूबर 1936 के दिन इस संसार को छोड़ करके चले गए। इस प्रकार से ये हुआ एक महान साहित्यकार, उपन्यास सम्राट का प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। अब हम उनके साहित्यिक परिचय के बारे में देखते हैं। विद्यार्थियों पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हुए हैं, जो नए शब्द समता आए हुए हैं, हम उसके बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं या उसका अर्थ समझ लेते हैं। तो पाठ पढ़ने में और समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निरापद, जिसका अर्थ है सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता। पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है जिसे पछाई जाति कहा जाता है। गोई अर्थात 2 बैलों की जो जोड़ी होती है उसे गोई कहा जाता है। कुलेल, कुलेल का अर्थ है क्रीड़ा, मतलब कि जब कोई पशु उछलता है, कूदता है, उसको कहते हैं कुलेल करना। विषाद, विषाद का अर्थ होता है दुख या उदासी। पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। गण्य, सम्मानित या गणनीय। विग्रह या अलगाव या दुराव। पगहिया, तो पशुओं की बांधने की जो रस्सी होती है उसे पगहिया कहा जाता है। गराव, फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है उसे कहते हैं गराव। प्रतिवाद, विरोध करना या विरोध। टिटकार, बैलों को चलाने के लिए जो मुंह से निकलने वाली जो आवाज़ होती है, जो टिक टिक की आवाज़ होती है, उसे कहते हैं टिटकार। मसलहत, हितकर होना। रगेदना, खदेड़ना। मल्ल युद्ध, कुश्ती। साबिका, सरोकार। काजी हाउस, काजी हाउस को मवेशी खाना कहा जाता है, जहाँ पर
लावारिस पशुओं आदि को वहाँ पर जो है बांधा जाता है, रखा जाता है और बाद में जो है उसकी नीलामी की जाती है। रेवड़ पशुओं के झुंड को रेवड़ कहते हैं। इसको शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी पूछा जा सकता है। उन्मत्त, मतवाला, थान पशुओं के बांधे जाने की जगह, जहाँ पर जो है पशुओं को बांधा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। ये भी जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जा सकता है। उत्साह या आनंद। तो ये हो गया इस पाठ में आए हुए जो शब्दार्थ हैं उसके बारे में हमने देख लिया। अब शब्दार्थ समझने के बाद इस पाठ का जब हम पठन करेंगे तो उसको जो है समझने में काफ़ी आसानी रहेगी और सहूलियत रहेगी। चलिए फिर आगे देखते हैं पाठ का पठन। विद्यार्थियों, दो बैलों की कथा। पाठ शुरू करने से पहले इसका जो संक्षिप्त में थोड़ा सा भाव है उसको मैं आपके सामने बताता हूँ। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किसान समाज और पशु के बीच में जो भावनात्मक संबंध है उस संबंध का उन्होंने वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, मतलब कि कोई भी स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए हमें मूल्य अदा करना होता है, उसके लिए हमें जो है कुर्बानी भी देनी पड़ती है, उसके लिए जो शहादत भी देनी पड़ती है। उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है, तब जा कर के हमें आज़ादी मिलती है, तब जो है हमें आज़ादी का कीमत जो है समझते हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब पशुओं में आज़ादी की भावना प्रबल होती है तो हम मनुष्यों में जो आज़ादी की भावना क्यों प्रबल नहीं होती है। तो जब मनुष्य में पशुओं में है तो मनुष्य में भी उसे प्रबल होनी चाहिए। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। मतलब कि पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उसमें जानवरों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से बहुत बड़ी जो सीख दी गई है, बहुत बड़ा उससे जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हुआ जो है इस पाठ में जो संक्षिप्त भाव है उस भाव को जो है प्रस्तुत किया है। अब हम जो है पाठ की तरफ बढ़ते हैं और पाठ को जो है पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। मतलब कि जानवरों में जो है सबसे कम बुद्धि वाला जानवर कौन है? तो गधे को कहा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। मतलब हम किसी व्यक्ति को जो है बिल्कुल निम्न श्रेणी का जो मूर्ख कहते हैं वो कहना चाहते हैं तो हम उसे जो है गधा कह करके संबोधित करते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रही है, यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। क्या गधा वास्तव में जो है बेवकूफ़ होता है या उसमें जो है सीधेपन और सहिष्णुता का भाव होता है, इसलिए सब प्रकार के जो कष्ट होता है वो सहन कर लेता है, लेकिन किसी के ऊपर जो है कभी हिंसा नहीं करता, किसी के ऊपर जो कभी अत्याचार नहीं करता। जैसे गाय सींग मारती हैं और ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सियनी का रूप धारण कर लेती हैं। अर्थात जो गाय है वो अपनी रक्षा करने के लिए क्या करती है? सामने वाले के ऊपर जो है प्रहार करती है। और जो ब्याई मतलब कि जिस गाय ने जो है अभी हाल में ही बच्चा दिया हो उसको बोलते ब्याई हुई। तो ब्याई हुई गाय जो है क्या करती है? वह बिल्कुल रौद्र रूप धारण कर लेती है और सामने वाले के ऊपर जो है प्रहार करती है और हिंसा पे उतारू हो जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध भी आ ही जाता है। कुत्ता भी जो है क्या है, वो भी जो है बिल्कुल निरीह प्राणी है,
लेकिन फिर भी उसको क्या हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है और कभी कभी काट भी लेता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। अर्थात गधे को जो है जैसा भी चारा दे दो, जिस प्रकार से भी रखो, वो जो है रह लेगा, लेकिन जो है कभी भी अपने चेहरे के ऊपर असंतोष का भाव दिखाई नहीं देगा। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेर कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। कभी कभी जो है बैसाख का जो महीना आता है, उस महीने में जो है यह गधा क्या कर लेता है, थोड़ा कूद लेता है, खेल लेता है, क्रीड़ा कर लेता है। बाकी दिनों जो है, बाकी समय हमेशा वो गंभीर ही रहता है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। उसके चेहरे पर विषाद अर्थात दुख, उसके चेहरे पर जो है हमेशा उदासी जो है हमेशा स्थायी रूप से दिखाई देती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अर्थात जिस प्रकार से जितना सहनशीलता जो है ऋषियों मुनियों में होता है, वही सहनशीलता जो है इस गधे में भी होता है, ऐसे प्राणी में होता है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, पर मनुष्य जो है ऐसे गुण वाले प्राणी को क्या कहता है, मूर्ख कहता है, बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया। इतना संयमी, इतना जो है सहनशील, इतना सहिष्णु गुण वाला जो पशु है, गधे को जो है हमेशा क्या किया गया है, अनादर किया गया है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। संसार के लिए सीधा होना सही नहीं है। देखिए ना, भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब सम्मानित बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, तो बैल को कहा गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी को जो है मूर्ख के रूप में कहना होता है या किसी को मूर्ख कहना होता है, तो हम बछिए के ताऊ, ठीक है, जो गाय की बछिया होती है उसके ताऊ को, अर्थात बैल को जो है, बैल के लिए ताऊ शब्द का प्रयोग, बछिए का के ताऊ किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो बैल के लिए करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है। अड़ियल मतलब कि मरखाहा, यानी मारने वाला, जिद्दी टाइप का। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः एवं उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब कि जिस प्रकार से गधे में सहिष्णुता है, संतोष की भावना है, वैसा गुण जो है बैल में नहीं है। क्योंकि बैल क्या करता है, वह असंतोष भी प्रकट करता है।
कभी किसी को मार भी देता है। चलिए, तो अब कहानी का जो है मुख्य जो भाग है उस तरफ बढ़ते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। काछी एक जाति होती है और झूरी जो है एक किसान है जिसका नाम क्या है, झूरी, और उसके दोनों बैलों का नाम क्या है, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। झूरी के बैल कैसे थे, कौन सी जाति के, तो पछाई जाति के, अर्थात हीरा मोती पछाई जाति के बैल थे। जातियों में मतलब बैलों की जो एक नस्ल होती है जिसे पछाई जाति का कहा जाता है। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। देखने में सुंदर हैं, उनका काम जो है बिल्कुल सही, और उनका जो शारीरिक स्वरूप है वो भी क्या है, काफ़ी मजबूत है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। कौन दोनों, तो हीरा और मोती। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा मतलब कि इशारों वाली भाषा, चुपचाप वाली भाषा। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। आवाज़ से ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, अर्थात दोनों में क्या था, हीरा और मोती एक दूसरे के मन के विचारों को समझ लेते थे बगैर कुछ कहे ही। तो ऐसी कोई गुप्त शक्ति जो है हीरा और मोती में थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ऐसा गुण जो है सिर्फ पशुओं में ही होता है, मनुष्यों में शायद नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों हीरा मोती जो है अपना प्रेम कैसे प्रकट करते थे, एक दूसरे को चाट करके और एक दूसरे को सूंघ करके। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। मतलब कि सींग मिलाना मतलब कि दोनों को भी आपस में थोड़ा सा कुश्ती भी कर लिया करते थे, थोड़ा लड़ाई भी कर लेते थे। विग्रह के नाते नहीं, झगड़ा के इरादे से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद अर्थात मजाक मस्ती के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है, जिस प्रकार से खास दोस्त होते हैं आपस में क्या करते हैं, कभी मजाक मस्ती में जो है कुश्ती वुश्ती भी कर लेते हैं, उसी प्रकार से हीरा मोती भी आपस में क्या कर लेते थे, थोड़ा सा सींग मिला लिया करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक जो है लड़ाई झगड़ा ना हो तब तक जो है विश्वास पैदा नहीं हो सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी दोनों मित्रों में, हीरा मोती में इतना प्रेम था कि जब उन्हें जोतने के लिए ले जाया जाता था, मतलब कि झूरी जो है जब उनको जोतने के लिए खेत में ले जाता था, तो दोनों बैल जो ऐसा सोचते थे कि जो है अधिक से अधिक भार जो है किसके कंधे पर, मेरे कंधे पर आए। दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसे ही सोचते थे। दिन भर के बाद दोनों दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते हैं। नाद मतलब कि पशुओं के खाने का जो पात्र होता है उसे नाद कहा जाता है। खली भूसा मतलब कि पशुओं का जो चारा होता है उसे खली भूसा कहा जाता है। साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यानी हीरा जो है जब खाता तो जो मोती भी खाता था। जब हीरा जो है नाद से मुंह निकाल लेता था तब
मोती भी निकाल लेता था। तो इस प्रकार से हीरा मोती का जो प्रेम था वह अटूट प्रेम था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई अर्थात दो बैलों की जोड़ी को कहते हैं, गोई कहते हैं। झूरी ने दो बैलों को कहाँ भेज दिया? अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। दोनों बैल जो आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो मालिक ने हमें क्या कर दिया है? बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। झूरी के साले का क्या नाम था? तो गया। ठीक है, याद रखिएगा, झूरे के साले का नाम था गया। और मुहावरा है दांतों पसीना आना, बहुत ही मुश्किल पड़ जाना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, हुंकारते मतलब डराते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। यानी दोनों बैल जो है जब झूरी उनको भेजता है, तो जब गया जो है उनको ले जाता है, तो दोनों बैल जो है आपस में इस प्रकार से अपने मालिक झूरी के बारे में सोचते हैं कि हम में क्या कमी रह गई थी। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। नया स्थान मतलब कि गया का घर, गया का द्वार। जिस तरह से जो है गया उनको ले जाता है, काफ़ी उनको दुख भी होता है। हीरा मोती जो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी हो जाना, दुखी हो जाना। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगानों मतलब कि अपरिचितों सा लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। दोनों ने आपस में मुख भाषा में बातचीत की। एक दूसरे को कनखियों से देखा। तिरछी नज़र से देखना अर्थात कनखियों से देखना। और लेट गए। जब गांव में सूता पड़ गया, सोता मतलब कि जब सब लोग सो गए, उसको बोलते सोता पड़ जाना। तो गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दूनी शक्ति मतलब डबल ताकत आ जाना। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। चरनी मतलब कि जो नादों का समूह होता है या पशुओं को खिलाने के लिए 4-5 नादें जो है एक साथ जो बनाई जाती है उसको चरनी कहा जाता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, मतलब कि आधा आधा जो है पगैया लटक रही है।
घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। मतलब कि दोनों जो हीरा मोती है, दोनों बैल हैं, वो अपने मालिक के प्रति जो विद्रोह भी है और स्नेह का भाव भी है कि हे मालिक, ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने हमको जो है अपने घर से निकाल दिया, हमको बेच दिया। तो यहाँ विद्रोह का भी भाव है और स्नेह का भी भाव है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद हो जाना, भावुक हो जाना। झूरी जो है अपने हीरा मोती को देखता है, अपने बैलों को देखता है, तो स्नेह से जो है उसका मन गदगद हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब कि मालिक और जो हीरा मोती है, झूरी और हीरा मोती का जो प्रेम है, वो देख कर के जो है ऐसा दृश्य लगता है जैसे मानो कि झूरी के जो है दोनों बेटे हीरा और मोती हैं, वो अपने बेटों को जो है गले लगा रहा है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। इस प्रकार से जो गांव के बच्चे होते हैं, इन हीरा मोती के लिए, इन पशुओं के लिए अपने अपने घर से सम्मान के रूप में, इनाम के रूप में रोटी, गुड़ और चोकर, मतलब कि जो आटा का होता है, आटे में से निकला हुआ जो भाग होता है उसको चोकर कहते हैं, भूसी कहते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास होंगे? तो दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। यानी इन बालकों के जो भाव थे, जो विचार थे, उस विचार को जो है कोई भी विरोध करने का साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जल उठना, क्रोधित हो जाना। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी ने अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका और कहा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? उसकी स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, मतलब हल जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। जो काम न करता उसे कामचोर कहा जाता है। भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। ये जो है झूरी की पत्नी हीरा मोती के लिए झूरी से कहती है, उलाहना देती है। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा और वो भी सूखा भूसा दिया जाए। मतलब कि जो मजदूर है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको जो है ये भी कहा गया कि जो है इन हीरा मोती को सिर्फ सूखा भूसा ही देना। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा। मतलब कि जो है ना उसमें खली था, ना कुछ था, ना भूसी और ना ही चोकर। तब आपस में हीरा मोती बात करने लगते हैं। कहते हैं,
कि न कोई चिकनाहट है न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। आशा भरी आंखों से हीरा मोती द्वार की तरफ देखने लगे कि हमारा मालिक झूरी जो है हमें कुछ लाएंगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। तो मजदूर ने कहा, मालकिन मुझे मारी डालेंगी। तब झूरी ने कहा, चुरा कर डाला। तब मजदूर कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अर्थात और मजदूर भी जो है क्या करता है, कहता है कि अभी तो जो है आप बोल रहे हो कि डाल दो, लेकिन बाद में जो है आप भी मालकिन की तरह ही बात करोगे, उल्टा मुझे ही डांटोगे। यहाँ पर ये भाग 1 पूर्ण होता है और शेष भाग जो है इसके आगे अगले भाग में हम पढ़ेंगे क्रमशः। धन्यवाद।